बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज एक तवील अरसे के बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ कोरोना इशू पर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म साहब अच्छे लीडर होते तो आज के इजलास में शरीक होते, जबकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज मुआशी टीम का भी इजलास हुआ। इस समय दीगर हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, एक लंबे अरसे के बाद कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है, लेकिन ऑपोजिशन और हुकूमत कोरोना के मामले पर हमें एक पेज पर नज़र नहीं आए। क्या वजह है? कौमी पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं हमें नज़र आ रही है? एक और इररेलेवेंट इजलास, एक इररेलेवेंट पार्लियामेंट का, जो कि इस मुल्क में कश्मीर से लेके जो सरहदों पे बढ़ती हुई कशीदगी, दहशतगर्दी, माशी मसाइल मुल्क के, और बदकिस्मती के साथ उसके बाद ये वबा, किसी भी जगह पे कोई संजीदा कोशिश ना नज़र आ रही है। वही गालिम गलोच इल्ज़ाम तराशी जो बाहर होती है वही अब पार्लियामेंट में हो, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और उसमें ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के ये जो इजलास था, ये कोरोना के ऊपर अपोजिशन ने तलब किया था, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई संजीदगी कहीं भी नजर नहीं आई। कहीं से मतलब ये है कि क्या अपोजिशन, क्या हुकूमत, क्या हुकूमती बेंचेस और क्या हुकूमती बेंचेस, कहीं कोरोना के हवाले से कोई बात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध कार्ड का जिक्र कर दिया कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत के बारे में जो बात की, उन्होंने मुराद सईद साहब ने उधर से बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी उधर बात की, तो उसमें जो है वो उसका कोई सर पैर कि कोरोना के ऊपर पॉलिसी क्या होनी है, कौमी पॉलिसी क्या होनी है। और ये जो सिस्टम है, इसको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर खुद ही चार्जशीट लगा रहा है कि मुल्क के अंदर जब ये हालात थे तो उस वक्त ये पार्लियामेंट हमारी और हमारे अरकान क्या कर रहे थे। और जो पाकिस्तान में, मैं ज़रा बताऊं, ये ख़तरात और बढ़ गए हैं। हमारी एक और जंग जो है ना, वो एक और महाज खुल गया है, वो पिछले 24 घंटों में, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले 31,478 जो हैं वो पाकिस्तान में केसेस हैं। अब इन केसेस में जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इसमें 31,478 में से 12,000 सिंध में है केसेस जी, और 12,017 और 11,000 तकरीबन पंजाब में हैं। लेकिन सिंध में जो 12,000 हैं उनमें से 9,000 कराची में हैं। अगर आप शहरों का डेटा आगे फर्दर देखें तो 9,000 केसेस जो हैं वो कराची में हैं जी। और जो दुनिया में ये 4 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं केसेस, और 3 लाख के करीब 2,82,000 बात हो गई हैं। अल्लाह अपना खैर करे। लेकिन इसमें जो हुकूमत, एक तो अपोजिशन एज अपोजिशन नहीं है, कोई भी अपोजिशन एक हैयत में कोई अपोजिशन नहीं है। एक मुस्लिम लीग नून है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके पास सिंध हुकूमत है, फिर मुस्लिम लीग नून में जो है वो उनके अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, और हुकूमत जो है, हुकूमत में भी बीच में दरमियान में दरारें हैं बेशुमार। शहबाज शरीफ साहब आज आए नहीं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी नहीं आए, उनमें से अब अच्छा लोग भी वैसे फवाद चौधरी साहब नहीं आए, राउत साहब नहीं, फवाद चौधरी साहब तो नहीं आएंगे ना। फवाद चौधरी साहब तो अब जरा थोड़ा सा वो कहते हैं इन हालात में नहीं, फवाद चौधरी साहब अलग दोस्त हमारे। देखें, बात यह है कि सियासत का ये वक्त नहीं है, लेकिन बदकिस्मती के साथ क्योंकि सियासत खींच लेते हैं सब। मैं पिछले कई हफ्तों या महीनों से सियासत पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम बात हो। तो उसकी वजह ये है कि ये सियासत का वक्त नहीं है। अल्लाह अपना करम करे, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में अमवात भी होने जा रही हैं और केसेस भी होने जा रहे हैं। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन और ये लॉकडाउन और इसमें जो फंसे हुए थे, हम फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। ये फरवरी से शुरू हुआ था, अभी तक कोई सरपैर समझ नहीं आ रहा। तो उसके नतीजे में उसमें यह कहा गया कि हम लॉकडाउन ख़त्म करके स्मार्ट लॉकडाउन बना रहे हैं, लेकिन लोग SOPs पे अमल करें। आप जरा ये कैसे मुमकिन है? मतलब एक इलाके में कर्फ्यू लगा दें, फ़र्ज़ करें
और कर्फ्यू लगा के आप वहाँ पे पुलिस और फौज हटा दें, तो लोग क्या घरों में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकले? भी कानून नाफिज करने वाले अदारे जो होते हैं या जो बाकी जिले इंतजामिया होती है, वो उसके ऊपर अमल दरामद भी तो करवाती है ना, कि इस दुकान में यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हो गए हैं, बाजार खुल गए हैं, तो अब उनको, अब वो तमाम पुलिस वालों ने बेचारों ने पिटने आके लोगों के दरमियान में, ये ताजिर बेचारे जिनका, यानी वो एक कैच-22 है इस वक्त कि क्या इसको किस तरह से लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। लेकिन मामला यह है कि अगर नहीं खोलते लॉकडाउन तो फिर उसके नीचे मईशत, और मईशत को अगर बचाते हैं, अब इस बात की क्या गारंटी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद माशी हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। IMF को दोबारा प्रेशर आया आज, और वो प्रेशर ये आया है, हफीज शेख साहब कहते हैं कि मुझे प्रेशर आया है, और प्रेशर है कि 800 अरब रुपए के टैक्स और लगाए जाएं। अब इमरान खान साहब को, एक तो ये माशी टीम जो है, आज उन्होंने उसकी सरबराही भी की है, दोबारा इजलास हुए, खुदा जाने क्या कर ये माशी टीम, क्या ये बस बहुत सारी टीमें, बहुत सारे लोग हैं, क्यों हैं ये मैं समझने से कासिर हूं। वो फिर कह रहे हैं कि 800 अरब के टैक्सेस लगाएं। अच्छा, अब एक सादा सी बात है कि IMF ने रिलैक्सेशंस देने का ऐलान कर दिया है। अब खान साहब कहते हैं वज़ीर आज़म साहब मैंने तो $1 नहीं लिया, कभी वो बात होती है कि दे दी। अभी हफीज शेख साहब को कहाँ से ढूंढ के ला के बिठा के उनसे 4-5 कोई लोग सवाल कर लें, क्योंकि अब तो देखिए ना, तरीका ये है कि वो अकेले बैठ के, अब ये सारे जो है ना, ये टीवी के सामने बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी नहीं होती, अब कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता कि जी वो पैसे आए हैं बाहर से या नहीं आए, और आए हैं तो उसके बाद ये 800, इन हालात में 800 अरब के रुपए के टैक्स। अच्छा, इमरान खान कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए गरीबों पे, वो कह रहे हैं कि सर टैक्स लगे। अच्छा, बहरहाल अब इसमें जो है, और इस बात की क्या गारंटी है, इस बात का तो सब दुनिया कह रही। देखिए, बरतानिया और यानी बरतानिया में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है वो अमवात हैं, केसेस हैं, लेकिन अब आप ये देखें कि अब रशिया ऊपर आ गया है, रशिया ऊपर आ गया स्पेन से। रूस के जो केसेस हैं वो स्पेन से, तो दुनिया किस तरफ जा रही है, इनको देखना चाहिए। अच्छा, मैं सियासत पे बात करूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊं कि इसमें जो नाराज लोग हैं इस वक्त, नाराज लोग हैं या साइड पे हुए लोग, शख्सियात बहुत सारे मैं आपको नाम बताता हूँ ना। अलीम खान साहब नाराज हैं, फवाद चौधरी साहब नाराज हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब नाराज हैं, शेख रशीद साहब नाराज हैं। अच्छा जी मानेंगे नहीं, बता रहा हूँ ना, नाराज हैं। इस सेटअप, ये जो घटपट चल रही है अंदर ना, अंदर ही अंदर, इधर ही उधर। जुल्फी बुखारी साहब पीछे हट गए, हटा लिया गया उनको, मैंने कल भी इशारा दिया था, आज मैं आपको बता देता हूँ। जुल्फी बुखारी साहब को पीछे कर लिया इमरान खान साहब ने, शहबाज गिल साहब को इमरान खान साहब ने पीछे कर लिया है। उसके बाद जफर मिर्जा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, दौरे कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, 2-3 दिनों से। अगर जहांगीर तरीन साहब 16 तारीख को 3 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे, जो मांगे थे शुगर कमीशन ने कि 3 हफ्ते में और दिए जाएं, 16 मई को कंप्लीट हो जाएंगे। असद उमर साहब इस शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेश नहीं, असद उमर साहब तो कह रहे हैं ना कि वजीर आजम को नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो भाई एक सेकंड तरह, मैं आता हूँ, असद उमर साहब भी जो है ना वो भी परेशान है, नाराज, क्योंकि परवेज खटक साहब के थ्रू जहांगीर तरीन साहब के साथ एक बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई है, और वो ये कि शुगर स्कैंडल को जरा थोड़ा साइड पे किया जाए, जो इमरान खान साहब फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन अगर वो जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला तय होता है, तो फिर इधर असद उमर साहब को, और ये जो दूसरा ग्रुप उनके खिलाफ, असद उमर साहब ही थे ना एक्टिव, असद उमर साहब और शेख रशीद साहब जो कह रहे थे मुझे शुगर माफिया की धमकी हैं, तो फिर इसका मतलब है वो सारे एक तरफ, एक जाता है तो फिर आजम खान साहब का क्या बनेगा उनका। तो अली जैदी साहब वो भी उस ग्रुप में थे, फैसल वाउडा साहब वो भी उस ग्रुप में थे जो कि असद उमर साहब का है, तो फिर उनका क्या बनेगा अगर इधर तवील हो गया ग्रुप। मोहित यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि बाहर फंसे हुए पाकिस्तानी को कैसे लाया जाएगा, वो भी अजीब उनका रोल समझ में नहीं आ रहा। बड़े अच्छे भले आदमी हैं। परवेज खटक साहब नाराज़ हैं, बाबर इवान साहब और फ़रूक नसीम साहब अभी तक तय नहीं हो पा रहा कि कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा, उसके बाद इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो बीमार हैं, और उनके जो खैर ख्वाह हैं, उनके अपने ही पार्टी के लोग वो हर रोज़ खबर छोड़ देते हैं कि यहाँ पे गवर्नर तब्दील होने वाला है। हालांकि कोई गवर्नर तब्दील होने के इम्कान फ़िलहाल तो नहीं है, कम से कम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का तो बिल्कुल ही नहीं है ख़बर जो चल रही है। और वैसे सिंध के अंदर गवर्नर का मैं आपको बता दूं कि एक अनरिटन सा एक समझौता हुआ था 1970-71 के बाद, और वो ये हुआ था, तहरीरी नहीं है लेकिन एक अनरिटन सा होता है ना, कि उसमें जो गवर्नर होगा वो उर्दू स्पीकिंग होगा और वज़ीर आला
सिंध से होगा। सही। ये बेगम राना लियाकत अली खान, कमाल असफर, दुराब पटेल, फखरुद्दीन इब्राहिम, इशरतुल इबाद, उससे पहले मुइनुद्दीन हैदर, उससे पहले जो है ये सारे जो गवर्नर्स हैं, इमरान इस्माइल साहब, सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी, मतलब सिंध में एक अनरिटन सा एक फार्मूला तय पा गया था कि गवर्नर जो है और वज़ीर आला। अच्छा, तो वो बहरहाल अब ये लाइन है। अच्छा, बेशुमार लोग खामोश हैं, वो क्यों खामोश हैं और क्या कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियाँ जो है हमारे सामने नहीं आई। मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब, जुबैदा जलाल साहबा, फहमीदा मिर्ज़ा, अमीनुल हक साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, इत्तेहादी हैं सारे, ये सारे के सारे खामोश हैं और ये अपना कोई रोल जो है वो सच प्ले नहीं कर रहे। अच्छा, अब मामला ये है कि टाइम कितना हमारे पास? डॉक्टर साहब है अभी टाइम। अच्छा, एक नया महाज खुल गया। मैं पाकिस्तानी सियासत पे आता हूँ। एक नया बड़ा महाज खुला हुआ है और वो खुला हुआ है अमेरिका और चाइना का। अच्छा, और इसमें मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा बहरान हो और उसमें अमेरिका गायब हो। यानी कोई फड्डा, कोई जंग, कोई मसला, कहीं कुछ हो, कोई यमन में, कहीं जो है वो शाम में, कहीं अफ्रीका में, कहीं यूरोप, कहीं कोई ना कोई मसला हो और छोटे से छोटे मसले में इतना बड़ा क्राइसिस मैं पहली दफा देख रहा हूं कि अमेरिका भाग गया, गायब हो गया। और अमेरिका फर्स्ट कह के वो हड़प अंदर हो गए और उनके इत्तेहादी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन यूरोप तो खड़ा हो जाएगा ना अपनी जगह। अब यूरोप को क्या शक्ल होगी, यूरोप की बात है, उसको जर्मन लीड करेंगे या फ्रांस लीड करेगा। बरतानिया अलग हो गया और क्राइसिस में आ गया, अलग होकर गलत टाइम पे गलत फैसले कुछ हो गए। अब वो कैसे अपनी इकॉनमी को आगे चलाएगा, वो बात की बात है। लेकिन जो नया महाज इस खत्ते में खुल रहा है ना, वो एक तो मैंने कल आपको बताया कि वो झड़प हुई चाइना की फौज और भारतीय फौज के दरमियान। लेकिन पिछले 24 घंटों में एक और अनहोना वाकया हुआ है। हमारा एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जो बरादर मुल्क है वो है नेपाल, जिसको गुरखा मैंने कल बताया था, वो भी कहते हैं। नेपाल जो है ना हिमालय के दरमियान में है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, यहीं पे, और खटमंडू। और इसमें इसके 3 तरफ भारत है, जनूब में, मशरिक में और मगरिब में, और शुमाल में एक तरफ इसके चाइना है और भूटान, और इसके दरमियान सिक्किम आ जाता है, जो वही सिक्किम जिसका कल जिक्र हुआ था जहाँ लड़ाई हुई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जनाब भारत का एक इलाका है उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से भारत ने एक जगह जो है वो लिपो लेक जो है वो है नेपाल के अंदर। ठीक, इन्होंने वहां से शुरू की और एक सड़क बनाना, और सड़क बना के ये लिपो लेक तक सड़क इन्होंने बना दी भारत ने। और इसलिए बनाई सड़क कि जो कैलाश के पहाड़ सुना होगा सबने, बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं कैलाश के, और जो कैलाश के पहाड़ हैं वो कैलाश के पहाड़ों के बारे में जो है वो ये बिल्कुल आप समझें कि ये हिमालय के साथ है, हिमालय से अलग है। लेकिन जो कैलाश के पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बारे में ये कहा, ये हिंदू मत के अंदर ये बात जो है वो ये बड़ी अहम है, ये कि ये जो चोटियां हैं कैलाश के पहाड़ों की, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, हिमालय नहीं है, ये K2 नहीं है, ये कैलाश के पहाड़ हैं। जो कैलाश के पहाड़ हैं इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ, और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेवा और बाकी जो देवता हैं बड़े, उनके साथ इन्हीं पहाड़ों की चोटी में रहते हैं और अब भी हैं। अच्छा, तो यहाँ तक जो है वो फिर उसके बाद वो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो इस पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, कैलाश तक। अब जनाब, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ते। मजहबी तौर पे पाबंदी है कि इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि इस पहाड़ पे शिवजी रहते हैं, और इसको फिर वो हिंदू मत में कहा जाता है कि ये जो भगवान हैं वहाँ पे बैठे हुए पहाड़ों पे, उनका और आसमानों के साथ ये राब्ता इस पहाड़ की चोटी के जरिए होता है। ठीक, यहाँ पे जनाब एक सड़क बनाने की कोशिश की भारत ने, और भारत ने वो सड़क बनाई, और उन्होंने कहा ये 2000 पिछले साल 2018 में भारत ने वो इलाका जो कि इस पहाड़ के साथ है और जो कि काला पानी का इलाका है, उसे काला पानी कहें या
लिपू लेक भी वहीं पे है, और काला पानी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बाहर काला पानी की जगह काली का दरिया है। इसको नेपाल वाले कहते हैं महाकाली का दरिया, लेकिन बहरहाल वो काला पानी है। अब इन्होंने एक सड़क बनाई जो उत्तराखंड से लेके लिपू लेक तक जारी थी, तो एक इलाका भारत में और एक इलाका इन्होंने नेपाल का उचक लिया। सही। और उसके नतीजे में नेपाल ने, यानी अब नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए। ये वो नेपाल जो भारत की ऐसी जेब में रखा होता था चंद साल पहले तक, नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए भारत के खिलाफ। और पिछले 24-48 घंटों में पहले तो नेपाल ने उस सड़क पे काम रोक दिया। भारत ने सड़क अनाउंस की, हमने सड़क बना ली है और ये अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी वाला, नेपाल ने काम रुकवा दिया। ठीक। उसके बाद नेपाल के वजारत खारजा ने, ये उसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये अब ये जो है ये राजनाथ है मेरा ख्याल है, कौन है शख्स, अच्छा, इन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं कि हम उसका रोड को ओपन कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जरा नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री एक जनाब धमकी दे रही है भारत को कि आप जो हैं वो हमारे इलाके पे कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने 370 जब से लगा है ना, जब तक कश्मीर को खाया है, उसके बाद ख्याल है कि सारे मुल्कों को आसपास खाना, हर जगह मुंह मार रहे हैं इधर उधर। अच्छा, अब मसला ये है कि इन्होंने ये घुसे नेपाल में, नेपाल ने कहा कि मतलब इंतहाई डिप्लोमेटिक जबान में दफा हो जाओ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काम रोक दिया। यहां तक नहीं हुआ, सिर्फ कोई जिल्लत से जिल्लत है, नेपाल कहे भारत से कि दफा हो जाओ और काम रोक दो, ये हमारा इलाका है, और भारत रोक दे, और फिर कहे कि हम दोबारा नक्शा बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। यहां तक भी मामला नहीं रुका। नेपाल ने भारत के साथ सरहदों पे अपनी फौज भेजने का ऐलान कर दिया। ये आप जरा बड़ा करें खबर को, ये जो हिंदू अखबार है अभी इंडिया का, वो थोड़ी देर पहले जना खबर लगा रहा है, ये जरा खबर बड़ा करें, इसको बड़ा करके दिखाइएगा। ये हिंदू अखबार है, काला पानी रो, नेपाल टू डिप्लॉय मोर फोर्सेस ऑन इंडिया बॉर्डर, सेज फॉरेन मिनिस्टर गियावाली। यानी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत को जबरदस्त करने के लिए तैयार है नेपाल। पाकिस्तान को तो छोड़ दें आप, पाकिस्तान तो मगर नेपाल नहीं पहुंचा। अच्छा, अब और इंडिया के कह रहे हैं नहीं हम दोबारा देखते हैं सड़क को, हम इसका नक्शा बदल देंगे, ये जो काला पानी आपका होगा वो उनकी, कह रहे हैं नहीं हम फौजें खड़ी कर रहे हैं, फौजें नेपाल। अब नेपाल का एक वक्फे टाइम हो रहा है, मैं 2 जुमले सिर्फ कह दूं। नेपाल जो था वो 2008 तक वहां पे आखिरी हिंदू बादशाह थी, ठीक, बादशाह थे वहां पे, बादशाहत वहां पे खत्म हो गई और वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त हुकूमत है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक, माओइस्ट, चाइना नवाज, चीन को मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है नेपाल में। इस हवाले से आपसे चाइना को मानते हैं, उनका कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और वो कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी करेंगे इस जगह पे आके, जो कि है हमारा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इसी में से गुजरता है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है जो चाइना और भारत के दरमियान, एक तो एलओसी है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हमारी वाली, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैंने कल भी बताया था कि भारत और चाइना के दरमियान, उस पर नेपाल फौजें खड़ी कर रहा है भारत के खिलाफ। मजीद महाज खुलने जा रहे हैं, क्यों इंडिया का क्या हाल कर, क्या किया इंडिया के साथ। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नेपाल से पिटेंगे आप, एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पहले पैसिफिक में, फिर ताइवान, नेपाल, सिक्किम और एलओसी में जो महाज खुले हुए हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि ये चाइना और अमेरिका की जड़ पे हैं? देखिए, एक कोल्ड वॉर से चल रही है ना, वो अब अल्लाह ना करे कि कभी किसी खुले तसादुम में तब्दील हो जाए, जिसका बिल्डअप हमने पिछले हफ्ते देखा है फौजों का, कि अमेरिकन और चाइना और ये सारा पैसिफिक के अंदर ताइवान के ऊपर। लेकिन उससे हटके भी एक ट्रेड वॉर चल रही है जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है, और उसके दरमियान अब ये जो मुख्तलिफ हॉट स्पॉट कह लें, जो भी लफ्ज़ कहें, ठीक है, और उसमें ये जो कश्मीर का मामला है, कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया नई दिल्ली से बैठ के, आज़ाद कश्मीर का,
इसको मैं कश्मीर और फिर इसके बाद यहाँ पे झड़पें शुरू हुई कश्मीर में, और उससे पहले वो जो शहादतें हुई मकबूजा कश्मीर में रियाज ने को। अब मसला ये है कि ये जो कश्मीर वाला फ्रंट, ये बेसिकली इसको भी सीपैक से लिंक, मैं कम से कम सीपैक से लिंक करता हूँ, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और फिर उसके बाद वो नीचे कश्मीर और फिर कश्मीर से लेके फिर वो गवादर तक, तो गिलगित बल्तिस्तान से उसको शुरू करें तो एक चाइना को ही असल में रोकने की कोशिश कर रहा है इंडिया, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया जो हो रहा है। अच्छा, अब उसके नतीजे में लेकिन बहुत बड़ा कसूर जो है वो मोदी साहब का है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मोदी साहब, मैंने कहा अच्छा असल में मोदी भी नहीं, दुनिया में कभी कोई मुल्क इतना डिपेंडेंट नहीं था अमेरिका का, यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ बात की है। मैंने कल कहा ना कि उन्होंने पाबंदियां लगा दी, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल दोबारा कॉन्टैक्ट किया मुख्तलिफ मुल्कों से। इंडिया कभी भी जो है वो इतना नहीं किया, यानी सोवियत यूनियन के साथ भी थे जब था, तो एक तो मुकम्मल तौर पे आप अमेरिका के साथ चले जाओ और अमेरिका कहे कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका फर्स्ट। ट्रम्प कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, मैं नहीं जानता जन्नू में इंडिया को छोड़ दें, यूरोप की फ्लाइटें, उनका यूरोप जाओ भाड़ में, बर्तानिया की फ्लाइटें बंद, जो इधर पड़े हुए अमरीकी उधर पड़े हुए हैं, एयरपोर्टों में फंसे हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अब मामला ये है कि अब इसमें चाइना जो है वो, ये आप इसको देखें ना तो ये एक कतार में हो रहे हैं वाकयात, कश्मीर, सिक्किम, उधर ताइवान, उधर जो है वो नेपाल। और नेपाल जो है, मैंने आपको बताया कि नेपाल में जो हुक्मरान जमात है वो कम्युनिस्ट पार्टी, आखिर हिंदू बादशाहत खत्म, बादशाहत रही वहां पे। आप जरा सोचें 2008 तक बादशाहत थी नेपाल में, बादशाह होते थे नेपाल के, वो खत्म हुई और उससे पहले खाना जंगी हुई कई साल तक। 1900 मेरे ख्याल से 96 से या 95 से शुरू हुआ था, वहाँ 16-17 हज़ार लोग मारे गए, नेपाल में बहुत फसाद हुआ और फिर उसके बाद बादशाहत का तख्ता उल्टा। अच्छा, अब मामला ये है कि अब फौज, ये नेपाल कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी कर रहे हैं उधर से। अच्छा, आपको पता है चाइना की झड़प कैसे हुई है भारत के साथ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोलियां नहीं चली, ये जूते डंडे पत्थर मारे एक दूसरे को। मैं कही जख्मी गोलियां नहीं, पिटाई पत्थर, ठीक है ना, डंडे जूते हिलाते हैं अजीब किस्म की झड़प हुई है। बहरहाल, अब मसला ये कि यहाँ पर भारत नेपाल अपनी चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं, चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं, यानी बहुत महंगा, बहुत बड़ा काम है। आप चेक पोस्टें बनाने का ऐलान कर दें कि हम उस जगह पे चेक पोस्टें बना रहे हैं, और ये वो जगह है जिसके बाद सिक्किम है, और सिक्किम के बाद फिर भूटान है, और ये वो इलाका है जो चेयरमैन माओ की 5 उंगलियां, ठीक है, और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। अब मामला ये है कि ये दुनिया, देखे ना, अब एक लीडर यानी ग्लोबलाइजेशन या जो वेस्टर्न वर्ल्ड या डेमोक्रेसी, उसको तो लीड अमेरिका करता रहा है या मगरबी ममालिक करते रहे हैं। चाइना मॉडल जो है, जो मैं कह रहा हूं चाइना मॉडल, क्या चाइना मॉडल के लिए दुनिया तैयार है मुकम्मल तौर पे? चाइना मॉडल, क्योंकि मुकम्मल तौर पे चाइना मॉडल तो रशिया में भी नहीं है मुकम्मल। कैसे, मतलब देखे ना, सारे जो मुल्क हैं, जहां तक मैं समझता हूं दुनिया की अक्सरियत कहीं अमेरिका और चाइना के दरमियान में है इस वक्त, कि हम क्या करें और क्या ना करें। हर मुल्क का अपना सिस्टम है, सऊदी अरब का अपना सिस्टम है, तुर्की का अपना सिस्टम है, यूरोप के अंदर अपने सिस्टम्स हैं, अफ्रीका में अपने सिस्टम। अब मामला यह है कि वहां का वो लीडर भाग गया, गायब हो गया। अच्छा, जो बरतानिया है, बरतानिया सबसे बड़े क्राइसिस में आ गया है, जो मैंने कल भी बात की थी। टेक्सटाइल वहां से चली गई है, और सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं उनके पास। एक, उनके पास टूरिज्म रह गया है, मैन्युफैक्चरिंग चली गई है, ये इसीलिए वहां पे इमिग्रेशन लॉ, ये सब सख्त होने जा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन एक वहां पे रह गई है ये रॉयल फैमिली, ठीक है, और आप जगह वगैरह लोगों को दिखाते रहे टूरिज्म। अब ये आगे नहीं चल सकता। प्रोडक्शन अब जापान में, सॉरी अपना जर्मनी में कितनी होती है, वो कितना डिपेंड करते हैं अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे के ऊपर के वो इंडिया से लें या चाइना से लें या क्या करें। मुल्क बहुत सारे चुप हैं, और यूएन खत्म, आपका ये ईयू खत्म, सार्क खत्म, मिडिल ईस्ट खत्म, ओआईसी खत्म, ये सारे खत्म। और इस महीने WHO एक नया फड्डा, इस महीने, वो मैं इस पे क्लोज करता हूं बात जी। एक नया फड्डा खड़ा होने जा रहा है। वो WHO के अंदर अमेरिका कह रहा है कि ताइवान, कौन सा ताइवान, जो कि जिसको दुनिया नहीं मानती, और चीन कहता है कि वो मुआहदा हो चुका है कि ताइवान के साथ कोई मुल्क अपना सफारती ताल्लुक नहीं रखेगा, वन चाइना पॉलिसी। अमेरिका कह रहा है कि ताइवान को लेकर आए WHO में। सही। अच्छा, अब ये जो बात है, अब ये नहीं, इसका मतलब अच्छा फंडिंग बंद कर दी है उनकी, लेकिन लेकर आओ, तो ये फड्डा होने जा रहा है बड़ा। इसका बराह रास्त
असर पाकिस्तान के सियासती और रियासती ढांचे पे पड़ने जा रहा है। ये मैं छोटी मोटी 18वीं तरमीम के पीछे गया हूँ कभी डिस्कस करने, काफी अर्सा पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अर्सा पहले मैं इसको बहस में ला चुका हूँ। 18वीं तरमीम क्या होती है, ये क्या होता है। नैब लॉज की कहीं बात हो रही है, मैंने साइड पे डाल दी है। बात यह है कि एक पूरा का पूरा जब तक आप कुएं में से पानी निकालते रहेंगे कुआं साफ नहीं होगा। कभी आप ब्लैकमेल होंगे एक कार्टेल से, कभी आप ब्लैकमेल होंगे दूसरे कार्टेल से, कभी कहेंगे इस रिपोर्ट को डाल दो, कभी उस रिपोर्ट को निकाल दो, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे, वो होगा, ये होगा। जब तक इस मुल्क के जोमा अकाबरीन एक साथ बैठ के चंद चीजों पे इत्तेफाक, 18वीं तरमीम पे तो बहस हो सकती है ना, इस मौके पे 18वीं तरमीम कहां से जाग गई? ब्रेक ले लेते हैं। बेहुदा कोई बात हो सकती है कि मुल्क में वबा फैली हुई है और अब नैब कवानीन को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ के कि इधर से 2 तो इधर से मैं छोड़ देंगे वरना पकड़, ये क्या बकवास है? इतने घटिया आइडियाज के साथ आता कौन है? मुझे नजर आ जाए वो बंदा। सियासी मामला नहीं, यानी सबको छोड़ देंगे, सबके माफ कर देंगे बस, और वरना पकड़ लेंगे, वरना 18वीं। ये क्या, ये कोई बात है? इस तरह मुल्क चलते हैं? डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इसी मामले पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि बहुत सारी शख्सियात हैं जो वज़ीर आज़म साहब से नाराज़ हैं, तो क्या आप समझते हैं वज़ीर आज़म साहब को इन हालात में क्या करना चाहिए? वज़ीर आज़म साहब से नाराज़ क्या है, वो आप समझें कि वो बस ऐसे ही हैं, बैठे हुए हैं लोग, बहुत सारे लोगों का तो मैंने कहा ना मकसद 50 से लोग बैठे हैं काबीना में, और बेशुमार मुशीरान हैं, बेशुमार वज़ीरान हैं, बेशुमार मावनीनान हैं, पता नहीं क्या कुछ है, बेशुमार लोग हैं। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि एक वॉर कैबिनेट बनाए और ये ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो। यानी नैब ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और वो नैब के कानून को बनाए, वो हुकूमती बेंचों में है, वो उधर से पार्टियां छोड़ के इधर से इधर, तो वो इधर बैठे हुए हैं और वो उधर बात करेंगे और उनमें से जो इधर आ जाएगा वो साफ हो जाएगा। ये क्या बात हुई? लेकिन ये इस तरह नहीं होता। और मतलब है कि वो अब हैं बैठे हुए हैं सारे के सारे। आज बाबर इवान साहब का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी आप जफर मिर्जा की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा आप बाहर बैठे हुए हैं, हालांकि सेहत आपको अंदर जवाब देना चाहिए, मामले खसूसी तो नहीं आ सकते। बाबर इवान साहब हैं मगर वो भी इलेक्टेड नहीं है चूंकि। तो बात यह है कि वो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने कह दिया कि आप तो हमारी पार्टी में थे 20 साल, आपने कहा आपकी जवानी के साथ है। अब मसला ये कि वो सारे उधर से उधर, ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। इसमें जो है ना, इसमें और वो अब नाराज हो ना हो, लेकिन उसके नतीजे मुल्क, अब देखिए ना IPPs वाले गए, चेक दिया, वो खत्म हो गया, उसके बाद वो मामला ठुस। उसके बाद शुगर कमीशन में वो कह रहे हैं कि मैं पेश हो जाता हूँ, असद उमर साहब कहते हैं वो भाई उधर आप पेश हो जाएंगे वज़ीर आज़म की जगह, तो बुज़दार की जगह कौन जाएगा? तो बुज़दार भी नाराज है, लेकिन बुज़दार को पता है, बुज़दार साहब को पता है कि मुझे हटा नहीं सकते, बुज़दार साहब भी नाराज है ना। देखिए ना, मामले खसूसी को तो आप निकाल देते हैं ना एक नोटिफिकेशन से, ये वजीर को हटा देते हैं आप। वो वजीर आला को हटाना आसान नहीं होता, वो तो आप हटाएंगे, फिर नया चुनेगा, हाउस चुनेगा, वोटिंग इधर उधर, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी साहबान क्या करते हैं, बाकी ग्रुप क्या करते हैं, वो तो फिर एक रोला रप्पा पड़ेगा ना। वजीर आला को हटाना आसान नहीं है। अच्छा, वो बैठ गए खामोश होकर, बिल्कुल वो उस्मान बुज़दार, लेकिन वो उस्मान बुज़दार साहब और अलीम खान साहब, इमरान खान साहब के दिल से, मतलब अगर कोई मामला खराब होता है पंजाब में तो वो दूसरी तरफ होंगे, इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे। तो चेक दे दिया जाके, ओहो 2 करोड़ का चेक अलीम खान के लिए, क्या इशू है? वो पान खा के पीक फेंक दो, जैसे ऐसे है 2 करोड़, क्या इशू है इनके लिए और IPPs वालों के लिए? अब मसला ये कि वो सारे अब ब्लैकमेल, अच्छा वो ब्लैकमेल तो इधर से उधर टक 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 टक, वो रिपोर्टें रुकवा दी है सारी। 16 मई को रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट आती है तो फिर उसके बाद वो जबरदस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।